इस सभ्यता के अंदर बिना हत्थे के क्या मिला अपने को? जल पात्र मिला। कौन सी में भाई? हमारे सिलेबस के अंदर दो ही तो सभ्यता है, एक तो कौन सी है और एक तो आहड़ है और एक का नाम क्या है? कालीबंगा। तो अपन अध्ययन कर रहे थे आहड़ सभ्यता का। चाहिए भाई क्या कैसे? एक तो देखो अपन बात कर रहे थे आपके आहड़, आहड़ सभ्यता किधर है? उदयपुर। और इस आहड़ सभ्यता में देखो इतिहास को अपन ने कितने कालों के अंदर विभाजित किया था? मनीषा गुड मॉर्निंग, आज के गुड मॉर्निंग सर जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ, 3 के अंदर विभाजित कर दिया था। और इसके अंदर प्राचीन इतिहास काल, मध्यकालीन इतिहास और एक हमारे पास में कौन सा है? आधुनिक इतिहास काल। अच्छा, प्राचीन इतिहास काल में तो हमारे सिलेबस में क्या है? केवल 2 सभ्यता है, एक का नाम है आहड़ और एक का नाम क्या है? कालीबंगा। 2 सभ्यता अपने को पढ़नी है। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहे हैं कि मध्यकालीन इतिहास में हमारे पास में क्या है, मध्यकालीन इतिहास में हमारे पास में क्या है? एक तो राजस्थान के राजवंश है, और राजवंशों में क्या क्या है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर और आमेर के बारे में अपन ने अध्ययन किया। चलो बताइए, मेवाड़ में हमारे पास में कौन कौन से राजा? महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा, और कौन है? महाराणा प्रताप। ये तो मेवाड़ में। मारवाड़ में कौन है? एक तो मालदेव, और एक आपका कौन है? राव जोधा। राव जोधा के अलावा जसवंत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ है। इसके जस्ट बाद में अपन ने देखा बीकानेर। बीकानेर में तो केवल एक ही राजा है, नाम महाराजा गंगा सिंह। अच्छा, इसके बाद आमेर। आमेर में हमारे पास एक कौन है? सवाई जय सिंह द्वितीय। बहुत सुंदर। और आधुनिक इतिहास तो पूरा है ही हमारे। तो देखो बात करेंगे अपन आहड़ सभ्यता जो हमारे पास में है उदयपुर के अंदर। इस आहड़ सभ्यता को अपन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इस आहड़ सभ्यता के बारे में अपन ने महसूस किया, बंदी कर दो उसको। तो आहड़ सभ्यता के अंदर अपन ने ये देख लिया था कि आहड़ सभ्यता और कालीबंगा दो ही तो सभ्यता थी हमारे। अच्छा, आहड़ और एक आपकी कालीबंगा, दोनों में ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? नगरीय प्रधान सभ्यता कौन सी है? नगरीय प्रधान कौन सी है? कालीबंगा नगरीय प्रधान सभ्यता है। वेरी गुड। इसके बाद में कौन सी सभ्यता ताम्र युगीन है? कांस्य युगीन कौन सी है? कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है, और वो आपके ताम्र युगीन सभ्यता है। क्लियर? अच्छा, ऐसे दोनों सभ्यताओं में कौन सी सभ्यता जिसकी खोज 1952 में हुई है? 1953 में। आहड़ सभ्यता की खोज कब हुई है? 1953 के अंदर हुई है। कोई दिक्कत? ठीक है। 1953 में होने के बाद अपन ने ये देखा कि जो ये आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता के बहुत सारे नाम लिखवाए मैंने। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहते हैं, अगाटपुर कहते हैं, दुर्ग, धूलकोट, मृतकों के टीलों की सभ्यता और मृद भांडों की सभ्यता। इसके अलावा गोरेवकोट की सभ्यता कौन? आहड़। आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ या बेडस नदी के किनारे। खोज करता इसके कौन हो जाएंगे? अक्षय कीर्तिवास। उत्खनन करता आरसी अग्रवाल, वी एन मिश्र, एच डी साकलिया। और इस सभ्यता की खुदाई के अंदर अपन ने देखा। अच्छा महेंद्र, राधे राधे। अच्छा, आप मुझे बताओ, इस सभ्यता के अंदर कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम कितना रहा है? 1900 से 1200 ईस्वी पूर्व इसका समय रहा है। इसके बाद में अपन ने देखा
कि जो ये सभ्यता है हमारे पास में, इस सभ्यता की विशेषताएं पढ़ रहे थे, और इस सभ्यता की विशेषताओं के अंदर अपन ने पढ़ लिया था, एक तो हमारे पास में कौन सी सभ्यता आ गई थी, ये आहड़। आहड़ के अंदर हमारे को क्या ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है, क्या मिली है ताम्र कुल्हाड़ियां। यहाँ के लोग तांबा गलाते थे, किसमें गलाते थे, कितनी भट्टियां मिली है, यहाँ लगभग आपके 40 तांबे की भट्टियां मिली है। इसके बाद में अपन ने देखा 40 तांबे की भट्टियों के बाद कि इस सभ्यता के अंदर यहाँ मात्र देवी और बेलों की मृण मूर्तियां मिली है, मिली है, दिमाग पे जोर डालो, मिली थी क्या? जो घर जाके पढ़े ही नहीं वो हाथ खड़ा करो पहले तो, नहीं पढ़े। ताम्र कुल्हाड़ियां मिली है, तांबा गलाना यहाँ के लोगों का प्रमुख उद्योग था। मात्र देवी और बेलों की मृण मूर्तियां मिली है, अपोलो देवता की मूर्ति मिली है। और अपोलो देवता का संबंध कहां से है, अपोलो देवता का संबंध कहां से हो जाएगा, अपोलो देवता का संबंध हो जाएगा आपके यूनान से। कहां से, तो यूनान से अपोलो देवता का संबंध हो गया। और अपोलो देवता के बाद में अपन ने कहां का अध्ययन कर लिया था, इसके बाद में राजस्थान में एकमात्र ऐसी सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण मिले हैं, और इससे यह प्रमाणित होता है कि यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन होगा। इसके अलावा अपन ने यह भी देखा कि संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन तो था, जो तो था। इसके अलावा अपन ने और भी इसके बारे में अध्ययन किया था, बताओ क्या, कि सभ्यता में काले और लाल रंग के क्या मिले हैं, काले और लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, और अनाज रखने के मृदभांड मिले हैं, जिसको अपन ने क्या नाम दिया है, गोरे व कोट की सभ्यता कहा है। क्या कह दिया, गोरे व कोट की सभ्यता अपन ने कहा है, ठीक है। इसके बाद में आगे अपन ने बात की है, इस सभ्यता के अंदर अनाज पीसने के, अनाज रखने के मृद भांडों को क्या कहा है, बोलो ना यार, अनाज पीसने की चक्की के प्रमाण मिले हैं। आहड़वासी कृषि में चावल ज्वार से परिचित थे, पशुपालन में हाथी गेंडा और कुत्ते से परिचित थे, किससे, हाथी गेंडा और कुत्ते से परिचित थे। इसके बाद में अपन ने देखा आहड़वासियों के मकान के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आहड़वासियों के मकान के बाद फिर हमने अध्ययन कर लिया था क्या, अच्छा मकान की आकृति कैसी होती थी, मकान की आकृति आयताकार हुआ करती थी। और मकान की आकृति के बाद में अपन ने देख लिया कि जो आहड़वासियों का मकान की आकृति तो आयताकार हो गई है। अच्छा छत किसकी बनी होती थी, छत घास फूस की बनी होती, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को। अब बात करेंगे, मैंने तो लास्ट में ये भी लिखवा दिया था कि आहड़ सभ्यता में बिना अत्ते के जलपात्र मिले, इनका संबंध कहां से है, इसके बाद में आगे अपन बात करें, आहड़ सभ्यता को पूरा करेंगे। याद रखना इस आहड़ सभ्यता में, इस सभ्यता में तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की, लिखवा देते क्या कल, 6 तांबे की मुद्राएं तथा 3 मोहरें मिली है। 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें मिली है। इस सभ्यता में तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की, तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की 6 तो तांबे की क्या मिली है, मुद्राएं, और 3 क्या मिली है, मोहरें। लाइन को उल्टी मत कर देना, ये 2-3 लाइनें एक साथ जुड़ी हुई हैं। इस सभ्यता में तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की 6 तो तांबे की क्या मिली है, मुद्राएं, और 3 क्या मिली है, मोहरें हमारे को मिली है। तो ये जो मुद्रा 6 मिली है तो उल्टा मत कर देना, मुद्राएं सिक्के, मुद्राएं तो कितनी मिली है, और मोहरें कितनी मिली है, 3 मिली है, क्लियर। और एक मुद्रा ऐसी मिली है, एक मुद्रा पर एक और तो बना हुआ त्रिशूल तथा एक और अपोलो देवता का
अपोलो देवता का चित्र मिला है तथा मुद्रा पर यूनानी लेख और इससे ये प्रमाणित हो रहा है, मुद्रा पर यूनानी लेख अंकित है, इससे ये प्रमाणित हो रहा है क्या? इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि आहड़वासियों का व्यापार कहां तक था? यूनान तक। देखो इस सभ्यता के अंदर हम बात करें तो इस मुद्रा पर एक और तो क्या बना हुआ? त्रिशूल। एक और अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है और यह मुद्रा पर यूनानी लेख लिखा हुआ है। भाई मुद्रा जानते हो ना, हम सिक्का। आप सिक्के पर देखो, यहां पर आपके 6 तो तांबे की मुद्राएं मिली है और 3 क्या मिली है? और एक मुद्रा ऐसी मिली है जिस पर एक और तो बना हुआ त्रिशूल और पीछे की ओर अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है और यह अपोलो देवता अपने हाथ में तीर और तरकस धारण किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन मुद्रा पर यूनानी लेख लिखे हुए हैं। कौन सा लेख? और इससे यह प्रमाणित हो रहा है कि आहड़वासियों का व्यापार कहां तक था? यूनान तक। चलो बताओ, आहड़वासियों का व्यापार ईरान तक था, इस बात का पता किससे चला? हाँ, बिना हत्थे के जलपात्र से। किससे? भाई आहड़वासियों का व्यापार ईरान तक था, इस बात का पता तो बिना हत्थे के जलपात्र से चला है। आहड़वासियों का व्यापार यूनान तक था, इस बात का पता हमारे को किससे चला है? अपोलो देवता की मूर्ति से चला है। समझ में आ रही है क्या बात? चलो भाई आगे चलते हैं हम। सारी लाइनें महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। सभ्यता दो ही है हमारे पास। इसके बाद में बात करना चाहते हैं हम आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र, या हम बोल सकते हैं आहड़ सभ्यता का विस्तार। मतलब आपसे पूछा जाएगा, डब्ल्यू में आया हुआ है क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र कौन कौन से हैं, आहड़ सभ्यता के विस्तार केंद्र कौन कौन से हैं, तो फिर वो आपको याद रखना पड़ेगा। आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र है, एक तो हम बात करेंगे आपकी गिरुंड, जो कि कहां है? राजसमंद। बालाथल, उदयपुर। ओदियाना, भीलवाड़ा। जाड़ोल, उदयपुर। भगवानपुरा, उदयपुर। इसके अलावा रोजड़ी, गुजरात। तो देखो अपन बात करेंगे आहड़ सभ्यता के अन्य केंद्र कहां कहां पर है। एक तो गिलुंड राजसमंद में है, बालाथल उदयपुर में है, ओजियाना भीलवाड़ा में, जाडोल आपके उदयपुर में, भगवानपुरा कहां पर? उदयपुर में। रोजड़ी कहां पर? गुजरात है। मतलब आहड़ का ही विस्तार ही है, जिसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नाम से और जान रहे हैं हम। क्वेश्चन आएगा आहड़ का विस्तार केंद्र कौन सा नहीं है, समझ रहे हो? तो ये सारे आहड़ के विस्तार केंद्र है। इसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता, सभ्यता है जो 8 बार बनी तथा 8 बार ही उजड़ गई। मतलब ये सभ्यता एक बार बनी फिर उजड़ गई, 2 बार बनी फिर उजड़ गई, 3 बार बनी फिर उजड़ गई, 8 बार बनी और 8 बार ही उजड़ गई। इस कारण से इस सभ्यता को एक नाम और दिया गया है। इस सभ्यता को मृतकों के टीलों की सभ्यता कहा जाता है।
इस सभ्यता को अपन क्या कहते हैं? मृतकों के टीलों की सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा जो आहड़वासी है ना, ये घरों से, पेन को बंद करो बाद में लिखना, आहड़वासी घरों से पानी को सुखाने के लिए एक पद्धति का प्रयोग करते थे जिसको अपन बोलते हैं चक्राकूप पद्धति। कौन सी? चक्राकूप पद्धति। अभी समझाऊंगा। आहड़वासी घरों से पानी सुखाने के लिए चक्राकूप पद्धति का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? घरों से पानी सुखाने के लिए चक्राकूप पद्धति का प्रयोग करते थे। मतलब क्या होता था, इनके घरों के अंदर जब पानी भर जाता था ना, घरों में जब पानी भर जाता था तो ये लोग क्या करते थे, मटके लेते थे और मटकों के अंदर सूखी मिट्टी डालते थे और वो सूखी मिट्टी क्या करती थी, वो पानी को सोख लेती थी। इसी पद्धति को अपन क्या कहते हैं? चक्राकूप पद्धति। तो आहड़वासी घरों से पानी सुखाने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते थे? चक्राकूप। अच्छा, राजस्थान में मानव की सर्वप्रथम हलचल राजस्थान में मानव की सबसे पहले हलचल जो देखी गई है वो बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे देखी गई है। बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे देखी गई। सभ्यता पढ़ कौन सी रहे हो? और आज अपन ने शुरुआत की है कि आहड़ सभ्यता में 33 ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की 6 तो तांबे की मुद्राएं मिली है और इसके अलावा 3 मोहरें हमारे को मिली है। समझ रहे हो? और इनमें से एक मुद्रा पर एक और तो क्या बना हुआ? त्रिशूल। और एक और अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है। और जब ये अपोलो देवता का चित्र बना हुआ है तो यहाँ पर आपके यूनानी लेख लिखे हुए हैं और इससे ये प्रमाणित होता है कि आहड़वासियों का व्यापार कहां तक था? आहड़वासियों का व्यापार आपके यूनान तक था। इसके जस्ट बाद में अपन ने ये देखा कि जो ये आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता का विस्तार केंद्र अपन ने देख लिया। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो कि 8 बार बनी और 8 बार उजड़ गई। चलो मुझे बताओ, राजस्थान की वो सभ्यता जिसमें एक घर में 6 चूल्हे के प्रमाण मिला है, कौन सी है? काले और लाल रंग के मृदभांडों पर कौन से रंग की ज्यामिति? शाबाश। और बिना अत्ते का जलपत्र कहां मिला है? आहड़ सभ्यता का खोज करता कब हुई है खोज? 1953 में। खोज करता कौन? अक्षय कीर्तिवाद। चलो जी, राजस्थान में मानव की सबसे पहले हलचल बनार और उसकी सहायक नदियों के किनारे देखी गई है, चक्राकूप पद्धति। इस सभ्यता में पाषाण उपकरण भी मिले हैं। और वो है चर्ट। ये सारे पत्थर के नाम है। चर्ट, स्फटिक, गोमेद, लेपुस लांजुली, गोमेद नामक पत्थर मिला है, लेपुस लांजुली नामक पत्थर मिला है। लेपुस लांजुली नामक पत्थर का जो संबंध है वो तो आपके यूनान से, ईरान से माना गया है। ये यूनान से ही है। चर्ट, स्फटिक, ईरान यूनान कोई दिक्कत नहीं है ना? तो देखो मेरी बात सुनो, चर्ट, स्फटिक, गोमेद नामक पत्थर मिला है और इसके अलावा यहां पर आपके लेपुस लांजुली नामक पत्थर मिला है। कौन सी जगह? इसके अलावा यहां एक पत्थर और मिला है, उसका नाम है रामसेकाश। क्या नाम है?
राम से कस्य नामक पत्थर। ठीक है, तो ये आज हमारी कौन सी सभ्यता हुई है? आहड़। उतारो एक बार इसको। हाँ, भगवानपुरा। चले आगे। चलूं क्या आगे?
चले चले तो देखो आज अपन आहार सभ्यता कंप्लीट कर चुके और आहार सभ्यता का विस्तार के अंदर अपन ने पढ़ा है। पूरा दोबारा लिखना कॉपी के अंदर, दोबारा कॉपी बनाना नई वाली, उसके अंदर लिखना। चले आगे। चले बच्चों आगे। हाँ, सब पत्थर के नाम ही। ट्यूशन आपके डाल देना इस पर।
ठीक है, डाल देंगे साहब। है ना, चलो मैं आगे। अगर आप ईरान और यूनान दोनों लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं बाहरी पत्ता रही है ना, ठीक है जी। चले आगे। तो यहाँ लेपुस लांजुली नामक पत्थर मिला है और आज इस प्रकार से हमारी एक सभ्यता कंप्लीट हो गई है। नाम उसका क्या है? आहर सभ्यता। और आहर सभ्यता के बाद अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे भाई? दो ही तो सभ्यता है हमारे पास, एक तो आहड़ और एक आपकी कौन सी है? कालीबंगा। चलो आगे। ये लो जी, कालीबंगा सभ्यता प्रारंभ कर रहे हैं आज। और कालीबंगा सभ्यता, पहले तो आप ये याद रखना, सुनो, कालीबंगा सभ्यता जो है, इस सभ्यता की सबसे पहले जो जानकारी हमारे को देने वाला व्यक्ति था, इस व्यक्ति का नाम था एल.पी. टेसीटोरी। कौन था? तो देखो, पहले सुनो फिर लिखना। बात करें अपन कालीबंगा सभ्यता, और कालीबंगा जो सभ्यता है, इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन था? एल.पी. टेसीटोरी। और जो ये एल.पी. टेसीटोरी है, ये आपके इटली के निवासी थे। ये कहां के निवासी थे? ये इटली के निवासी थे। और इनकी मृत्यु हुई है, इनकी मृत्यु बीकानेर के अंदर हुई है। कहां पर? तो अगर आपसे पूछ ले कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाला व्यक्ति कौन, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? एल.पी. टेसीटोरी। एल.पी. टेसीटोरी ने सबसे पहले इस सभ्यता की जानकारी हमारी को दी है कि यहां पर कुछ तो है। अब बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता को, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन ने और सभ्यता पढ़ी है। कालीबंगा सभ्यता का अगर कोई उपनाम है तो उपनाम की चर्चा करेंगे। अगर वो कोई नदी के किनारे है तो उसकी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका अगर कोई खोज करता है तो खोजकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। और खोजकर्ता के बाद में अपन पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं। इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं कालीबंगा सभ्यता की। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता का उपनाम। अच्छा, उपनाम के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं कि जो ये कालीबंगा जो सभ्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन आ जाएगा, काले रंग की चूड़ियां। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता ये एक नगरीय प्रधान सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता नगरीय प्रधान सभ्यता है। समझ में आ रही बात? इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता धातु के आधार पर कैसी सभ्यता है, तो धातु के आधार पर कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। लेकिन अगर पूछ ले काल क्रम के आधार पर, तो काल क्रम के आधार पर कालीबंगा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। मतलब आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल के लोगों को लेखन कला का ज्ञान तो था, लेकिन वो लिख कर क्या गए हमारे लिए, जिसको कोई पढ़ ही नहीं पाया, उसको अपन क्या कहेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहेंगे। जैसे यहाँ के लोग दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, कोई ऐसे करके चला गया, कोई ऐसे करके चला गया।
तो यहाँ के लोगों को लिखना तो आता था, कुछ न कुछ लिख के गए हैं, लेकिन जिस उसकी लिपि को आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, और जिसकी लिपि को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, उस काल को अपन किसके अंदर रखते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता धातु के आधार पर तो कैसी सभ्यता है, और कालक्रम के आधार पर, कालक्रम के आधार पर आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। सभ्यता पर कौन सी रहे हो? कालीबंगा। शाब्दिक अर्थ क्या है कालीबंगा का? काले रंग की चूड़ियां। नगरी प्रधान सभ्यता है या नहीं है? है। धातु के आधार पर और कालक्रम के आधार पर आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। इसके बाद में याद रखना, ये जो कालीबंगा सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है, या हम बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगर है। मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में, हड़प्पा है पाकिस्तान में, बनवाली है, राखीगढ़ी है। उसी प्रकार से राजस्थान में जो सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर कौन सा है? कालीबंगा सभ्यता। अब अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे है। और ये जो गग्गर नदी है, इसके बहुत सारे उपनाम हैं, वो ज्योग्राफी वाले आपको लिखवाएंगे। मैं दो नाम लिखवा रहा हूं। गग्गर नदी को सरस्वती एवं द्वस्वती नदी के नाम से जानता है। एक तो सरस्वती और द्वस्वती नदी। मतलब कालीबंगा सभ्यता गग्गर नदी के किनारे है, इसका उपनाम है सरस्वती और द्वस्वती नदी। चलो मुझे बताओ, दो ही तो सभ्यता हमारे पास, एक तो कौन सी है? और ठीक है, अब अपन बात करेंगे इस कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है। तो कालीबंगा सभ्यता के जो खोजकर्ता हमारे पास में है, नाम उनका अमलानंद घोष। क्या नाम है? और अमलानंद घोष ने 1952 में इस सभ्यता की क्या की है? खोज की है। अब बात करेंगे इसके उत्खननकर्ता। इसके उत्खननकर्ता दो व्यक्ति हैं। एक का नाम है बीबीलाल और एक का नाम है बीके थापर। एक का नाम बीबीलाल और एक का नाम बीके थापर। तो बीबीलाल के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया था 1961 में, और इसके द्वारा 1969 में। बीबीलाल की फुल फॉर्म क्या है? ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल। और एक का नाम है बालकृष्ण थापर। एक का नाम, अच्छा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम क्या है? कार्बन C14 पद्धति, वापस सुन लेना, कार्बन C14 है, ये 14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का कालक्रम जो रखा गया है, वो रखा गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो ये सभ्यता 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व की सभ्यता है। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। अच्छा, आपने ये तो बोल दिया कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। उत्खननकर्ता बीबीलाल और एक के बीके थापर। लेकिन इस कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए और व्यक्ति और है। अन्य व्यक्ति MB खरे, KN श्रीमाली, जगपति जोशी। जगपति जोशी। तो ये सारे आपके कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। अब अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। इसके बारे में भाई आपके सिलेबस में दो ही तो सभ्यता है। कौन कौन सी? एक तो कालीबंगा और
आहड़। चलो बताओ, दोनों सभ्यता में नगरीय प्रधान सभ्यता कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता कौन सी है? बोलो ना। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? आहड़ है। और कांस्ययुगीन? दोनों सभ्यताओं में आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। दोनों सभ्यताओं में आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है ना कालीबंगा। चलो मुझे बता दो, दोनों सभ्यताओं के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दोनों सभ्यताओं में ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं? हाँ, गणेश्वर तो ही नहीं ना, आहड़। अच्छा आप बताओ, गोरेवा कोट की सभ्यता कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है नगरीय प्रधान सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता है? इसके अलावा धातु के आधार पर कौन सी सभ्यता है? कांस्ययुगीन है। और कालक्रम के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है हमारे राजस्थान में? अरे कालीबंगा ही तो है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर हमारे राजस्थान में, नाम है उसका क्या है? कालीबंगा। और कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? और गग्गर नदी को ही क्या कहते हैं? सरस्वती या दसदोसी। खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खनन करता कौन है? बीबीलाल, और एक आपका बीके थापर। और यहां से जो व्यक्ति हमारे पास में जुड़े हुए उनका नाम क्या है? एम बी करे, कैन श्रीमाली, और एक आपका जगपति जोशी। अब बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो ये कालीबंगा सभ्यता है, यहां बस्ती के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। इस सभ्यता में बस्ती के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। बाबू नीचे क्या देखते हो? हाँ, पहले लिखा हुआ है क्या? लिखो, लाइन छूट गई थी। चलो आराम आराम से लिखो ना। तो देखो मेरी बात सुनो, यहां बस्ती के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। इस कारण सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है। इस कारण सभ्यता को क्या कहा गया है? दीनहीन बस्ती कहा गया। नंबर 2 पे अपन बात करें, विश्व में एकमात्र दोहरे जूते खेत के साक्षी। गेहूं और जौ। मेरी बात सुनो, पूरे विश्व में एकमात्र कालीबंगा सभ्यता ही ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर दोहरे जूते खेत के साक्ष्य मिले। मतलब कालीबंगा सभ्यता में एक खेत में दो फसलें एक साथ बोते थे यहाँ के लोग। और वो फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। और यहाँ पर कृषि की जाती थी, वो कौन सी पद्धति पर आधारित थी? ग्रिड पद्धति। और यहाँ इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है, क्योंकि बस्ती के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया? कच्ची ईंटों का। उतार लो इसको एक बार। सिक्सटी नाइन नहीं लिखा है मैंने, आपने गलत देख के लिखा है।
चलूं क्या? हाँ, उतार लो आराम। चले? ज्ञान श्रीमाली।
चले आगे, ये लो, और आप सर्जन यहीं से करेंगे।